Hi, hi, my dear student. Good morning, good morning. 4 बज चुके हैं और सुबह जगना चाहिए सारे स्टूडेंट को, क्योंकि जिसकी माँ पिताजी आस लगा बैठी हैं कि मेरा बेटा नौकरी लेके आएंगे, थोड़ा उन पे उनकी विश्वास नहीं टूटनी चाहिए। प्लीज़ यार, 4 बजे 5 बजे जगना ही चाहिए सारे स्टूडेंट को। और मैंने बोला था आपको बौद्ध धर्म के स्पेशल घटना चक्र लेकर आऊँगा। बौद्ध धर्म का स्पेशल घटना चक्र का वीडियो बना रहा हूँ और कुछ ही पार्ट को मैंने डिस्कस करूँगा। बाकी बात जो भी आप तैयारी करते हैं उसके टेबल पे घटना चक्र रहना ही चाहिए। सिर्फ घटना चक्र एक लूसेंट इनफ होता है, क्यों घटना चक्र मेरा नोट्स इनफ है लेक्चर सॉरी, एक पीपीएससी और दरोगा के लिए। नहीं तो जो तैयारी कर चुका है बेहतरीन, उससे आप पूछ लो, क्योंकि किसी को कोई बताता नहीं। देखो इसमें क्या क्या पार्ट याद रखना है आपको। बौद्ध धर्म का ये संगीत वाला तो पूरा पार्ट आप याद रखना। चौथा संगीत मैंने यहाँ पे है, ये महत्वपूर्ण होता ही है एग्जाम के लिए। लेकिन एक एसएससी सीजीएल में जो कि 5वां बौद्ध संगीत को पूछा गया था, वो भी मैंने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, उसे आप लोग देख लेना। और मैंने क्वेश्चन करूँगा, इसलिए नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सॉरी, क्वेश्चन भी आप देख लेना। और महायान और हीनयान का मैंने अंतर भी डिस्कस कर चुका था, तो फिर आप देखो कि पढ़ लिया करो यार, होगा ही नहीं। क्वेश्चन के बाद तो मैंने सीधे मुद्दा पे आऊँगा। क्वेश्चन क्या होती है देखिए, क्वेश्चन नंबर पॉइंट 1 बोल रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। ये कब हुआ पूछ रहा है, कहाँ कब हुआ। तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप लोग ढक के बनाओगे, क्योंकि ईमानदारी एक अलग चीज़ें होती है और आंसर देख करके सब मार सकता है, ये बात अलग है। लेकिन आप ढक के बनाओगे, ईमानदारी से बनाओगे, यदि ठीक है हम जान रहे, तो क्या हम इस चारों आंसर पे डिस्कस कर पा रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट मेरा आंसर यहाँ पे है, तो क्या मैं चारों आंसर पे डिस्कस कर पा रहा हूँ, तब समझ जाएंगे कि बेहतर है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 563 ईसा BC, यानी ईसा पूर्व। नंबर 1, जन्म कब हुआ ये पूछ रहा है, जन्म कब हुआ। और 558 BC सेकेंड ऑप्शन है। 561 BC सी नंबर ऑप्शन है। 544 BC ये डी नंबर ऑप्शन है। तो ये आपको अच्छे से पता है कि 563 BC इसका आंसर होगा, क्योंकि लेक्चर में मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप लोग भी पढ़े होंगे। वैसे जो भी हो, कब पढ़ने के बाद आपको डिस्कस को पढ़ना है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में स्थित है, और 563 के ईसा BC ईसा पूर्व में हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आपका हो गया, निकल गया, स्पष्ट तरीका से हो गया। उसके पिता का नाम सुद्धोधन था, शक गणराज्य के प्रधान थे, और माता माया देवी था, जो कि कोलिय गणराज्य की कन्या थी, यानी कोलिय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग दिए थे गौतम बुद्ध ने, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो इसमें 2-3 पार्ट आपको याद रखना है। एक इसे याद रखना है, एक 29 को, और एक इसे याद रखना है। माँ का नाम भी पूछ देता है और पिता का नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप इस पार्ट को याद रखेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये कहा गया है कि बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना को वहाँ बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में
जाना जाता है? वहाँ भी किस घटना को जाना जाता है? तो मैंने अभी इस डिस्कशन में देखिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड किसे बोलता है पता है? जब आप पढ़े हो और आपको ये क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन को आपका माइंड क्लिक कर रहा है कि ये मेरे पास क्वेश्चन है एवल, हाँ याद है, तो उसे ही बोलते हैं। तो उनका गृह त्याग को कहते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखिए। उन्हें महापरिवर्तन, हम जैसे बोले कि चारों, मतलब चारों ऑप्शन पे आपको रहना चाहिए, कि जानना ही चाहिए चारों ऑप्शन को, तभी आप बेहतर समझ लो कि मैं हूँ। महापरिनिर्वाण, निर्वाह आप जानते हैं, महापरिनिर्वाण निर्वाह यानी मृत्यु का होता है, और जन्म का तो नहीं हो सकता है। महावीर निष्कर्षण वो परित्याग होता है। प्रबोधन क्या होता है? प्रबोधन भी नहीं हो सकता है। आप कहीं ऐसा वर्ड पढ़े जो कि आपको लगा होगा प्रबोधन से कुछ था? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गौतम बुद्ध की बात किस बात से संबंधित थी? देखिए, चूंकि मैंने फर्स्ट इसी में मैंने पढ़ चुका हूँ, इस पार्ट में ही पढ़ चुका हूँ कि गौतम की माता कहाँ से थी, किस कन्या थी, अरे किस गणराज की कन्या थी? तो कोलिय, कोलिय गणराज की कन्या थी, कोलिय वंश की कन्या थी। मायावंश, मायावंश कहीं आप पढ़े? नहीं पढ़े, पहले ही शाक्य वंश भी नहीं पढ़े। लक्ष्मी का उसका पिताजी प्रधान थे। लक्ष्मी, शाक्यगण का उसका, शाक्यगण का उसका पिताजी प्रधान थे। लक्ष्मीगण, लक्ष्मी में उसकी शायद गौतम बुद्ध की पत्नी थी। लक्ष्मी में, लक्ष्मी वंश की उसकी पत्नी थी, और कोलियगण की इसकी माता थी। माया वंश इसमें नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे ही छठा गया ऑप्शन। एक ऑप्शन बचा तो आप मार सकते हो। अरे इतना तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4 रहा, क्वेश्चन नंबर 4 रहा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? अरे सॉरी, जन्म हुआ था मतलब कहाँ हुआ था? कि इसमें बहुत बेहतरीन चीज़ दिया हुआ है कि लुम्नी भी दिया हुआ है, पाटलिपुत्रा, वैशाली, कपिलवस्तु। पहला पॉइंट तो ये है कि कपिल वस्तु को आप इसे छांट दो यार, कपिल वैशाली छांट दो नंबर 1 पॉइंट, और पाटलिपुत्रा भी छांट दो, क्योंकि ऐसा कुछ चर्चा ही नहीं हुआ जो कि आप जन्म के बारे में, यहाँ पर जन्म के बारे में 3 पॉइंट था। कपिल वस्तु के निकट लुम्नी, और वो पड़ता है नेपाल में। ये 3 पॉइंट याद रखना अब जन्म के बारे में। तो ये आंसर इसका लुम्नी दिया है, और कपिल वस्तु क्यों नहीं दिया है ये भी बात आप जान रहे, क्योंकि ये कपिल वस्तु के निकट है लुम्नी, लुम्नी में हुआ था, जो कि दोनों पड़ता है, दोनों दोनों पड़ता है नेपाल, पूरा का पूरा नॉर्थ साइड, इसके निकट था लुम्नी, याद रखिएगा। इसी तरह इसलिए लुम्नी को मारा जाएगा, लुम्नी नहीं रहेगा तब कपिल वस्तु को, और लुम्नी या कपिल वस्तु नहीं रहेगा तो डायरेक्ट नेपाल रहेगा, नेपाल को मारा जाएगा। इस इस तरह आपको सोचना पड़ेगा, इसके बाद ही बनेगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था? दूसरा नाम था, मतलब ये निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम था? सॉरी मुझे हाफी आ रहा है यार। पार्थ, प्रच्छन्न, गुडाकेश, मिहिर, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका देखो ऑप्शन नहीं भी देखना है तब फिर भी मैं इसका डिस्कर्स बता सकता हूँ। ऐसे आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि आप डिस्कर्स बताइए, नहीं आदे याद है तभी मैं बता सकता हूँ ना। तो बात है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा नाम पूछा है तो यही होगा सिद्धार्थ, नंबर 1 पॉइंट। इसमें शाक्य मुनि और नाम था शाक्य मुनि, शाक्य मुनि देखो, शाक्य, हाँ नहीं, शाक्य मुनि था, ठीक। तथागत, शक मुनि तथागत आदि नामों से जाने जाते थे। आदि गुरु शंकराचार्य को प्र प्रचंड बोध यह भी छिपा हुआ बुद्धिकर्मी कहा जाता था। ये बात याद रखना आप। और भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं थे। इस प्रकार के अविशिष्ट विकल्प ई ही सही हो सकता है। आप ऐसे याद रखना इस क्वेश्चन को, इसे आप पढ़ लेना इस पार्ट को, होगा ही आप लोग के पास, नहीं तो दिक्कत होगा।
मैं अब कोशिश करूँगा कि आंसर जहाँ तक ढकाने की कोशिश रहेगा। जैसे 6 नंबर देखो, इसका आंसर ढका गया तो आंसर ढक के ही बोलूँगा तो अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थक होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि लुम्बिनी देखो यहाँ इस पाठ को पढ़ रहा हूँ। लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। मौर्य वंश याद रखना, क्योंकि मौर्य वंश का इसलिए मौर्य वंशीय शासक अशोक हुआ करते थे, जो कि बौद्ध धर्म के लेक्चर में बेहतरीन तरीका से आपको मैंने बता चुका हूँ। मौर्य वंशीय शासक अशोक हुआ था, ठीक है। अशोक हुआ था। रोमी ने दाई अभिलेख से सूचना मिलती है। ये बात इसका रूमी रूमी ये भी मैं लेक्चर में बताया हूँ, क्योंकि लेक्चर में नहीं होगा तो फिर बोलना देखो घटनाचक्र से मिल रहा है ना, ये बात 100% है। रूमी ने दयाई अभिलेख कि ये घटना इस घटना उसमें सूचित क्या मतलब मिलता है, सूचना मिलता है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक। और अभिलेख के अनुसार अशोक राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। इस पाठ को याद रखना। और उसके साथ ही पूजा की भी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, साथ ही इस अभिलेख के लुम्बिनी के बाद आप लोग भी पढ़ लो तो बेहतर रहेगा इस पाठ को। लुम्बिनी के लुम्बिनी के बाद का जन्म स्थल होने के कारण इससे इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा की गई थी। ये पाठ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो ठीक है, इसका आंसर ऐसे भी नहीं है तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है? इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आप लोग को मैंने ये पार्ट अभी इसमें डिस्कस किए हैं, तो याद रहना ही जरूरी है। ये तो 100% भैया तय है। तो इसमें है सवाड स्तंभ अभिलेख, ये कहीं पढ़े नहीं पढ़े, ये गलत हो गया। निगाली सागर स्थल अभिलेख, ये भी नहीं पढ़े। रामपुर वा स्तंभ अभिलेख, ये भी नहीं पढ़े। यहाँ मैंने पढ़ा हूँ कि रुई मी रुई मिन दई स्तंभ अभिलेख स्तंभ अभिलेख, ये पाठ को मैंने पढ़ा हूँ। तो ये तीसरा हमने हो सके डी में होगा। चलते हैं डी देखते हैं। यहाँ मिल गया ना, ये आंसर होगा। और यूपी में देखो क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, और ये आंसर इसलिए गलत नहीं कर सकता है बोर्ड, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं बोर्ड में इन्वॉल्वेड क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो गलत होने का सवाल नहीं, जो है वही मानना पड़ेगा। ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 रही, तो 8 का स्थिति है निम्नलिखित में से किस राज्य के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वही क्वेश्चन देखो रिपीट करता है, इसलिए बोलता हूँ ना कि अरे ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई, कम ही पढ़ना है। एक ही बुक को बार बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो प्लीज़, 50 बार वो बुक को पढ़ो, क्योंकि आयस का भी यही फंडा है। हम लोग लक्ष्मीकांत को 15-16 बार पढ़ चुका हूँ यार, तो कोई भी पढ़ता है। प्रदीप कुमार को ले लो, प्रदीप कुमार सिंह 25 बार लक्ष्मीकांत को पढ़ा है। बहुत सारा ऐसा है 45 बार लक्ष्मीकांत को पढ़ा है, और सारी बुकें पढ़ा है, लेकिन जो जब तक नहीं समझ में आ जाए भाई तब तक पढ़ता है। इसलिए आप ये घटना चक्र खरीद लो, पूरा पूरा पढ़ो, पढ़ते रहो, 3-4 बार 15 बार 20 बार पढ़ जाओ यार। और हम ये बता ही रहे, वर्ड में दिक्कत हो कमेंट किया कीजिए, और वो मेरा नोट्स पढ़िए प्लीज़, विश्वास रखिए वो आएगा ही। और जो क्वेश्चन बनाए वो तो हम देंगे ही, क्योंकि घटनाचक्र पहले आप बौद्ध धर्म पढ़ाए हैं तो बौद्ध धर्म का स्पेशल मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर घटना जो बनाया हो क्वेश्चन वो डाल दूंगा आपको। ऐसे उसका तो डेली क्लास लेना ही चाहिए, नहीं ले रहा हूँ, लेंगे आज से लूँगा। 4 बज रहा है, इसको मैं डालता हूँ, फिर दिन में किसी समय मिला तो उसे डालूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म स्थल लुम्बिनी में है? तो देखो, राज्य के एक अभिलेख, वो अभिलेख ही की बातें कर रही है। आंसर होनी चाहिए
अशोक, क्योंकि अशोक का अभिलेख से मिलता है। कनिष्क, धर्मपाल, हर्षवर्धन, हर्ष, ये सबसे नहीं मिलता है, ये अशोक से मिलता है। लेकिन इसे क्वेश्चन पे ये सही दिया है, आप इस चीज़ को याद रखना, अशोक से मिलता है, सही बात है। हम सोचे कुछ गड़बड़ है। अशोक के रूमीदेयाई अभिलेख से मिलता है, ये बात याद रखना, क्योंकि आगे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही महापरिनिर्वाण का डिस्कस किया था, और देखना आप वही होगा। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। और देखो, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है। 47वां बीपीएससी 2005 में, यूपी पीसीएस में पूछा है 11 में, और 53-55 बीपीएससी 2011 में पूछा है। हो सके रिपीट कर सकता है, इस बार भी बहुत सारा, इस बार का क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, लेकिन आप देख लेना। ये मत समझना कि ये बीपीएससी का है, दरोगा में नहीं पूछेगा। दरोगा, बिहार एसआई और बीपीएससी पीटी सेम सिलेबस है, एक भी आगे पीछे नहीं है जीवन में। एक बात आप प्लीज याद रख लो, गांठ बांध के याद रख लो। तो मैंने क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, तो आप घटना चक्र होगा तो आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि लेट हो रहा है। ये पार्ट को, मतलब डिस्कस को आप पढ़ना, डिस्कस को क्या पढ़ूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग पढ़ना, लेट हो रहा है, 10 वो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाया। अब 10वां नंबर क्वेश्चन में, बौद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह था, वो मल्लव था। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, मल्लव था, इतना याद रखना। अंग हो नहीं सकता है, मगध होने मदद हो नहीं सकता है, मल्लव था, यानी वैशाली के आसपास उसका महानिबत हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाह प्राप्त की थी? अब देखिए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर वहाँ निर्वाह प्राप्त की थी? तो बात है कि आप देखिए, इसमें स्टार लगा हुआ है, बहुत बच्चा को स्टार का मतलब ही समझ नहीं आता है क्या बोल रहा है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाह प्राप्त किया था? ठीक है, निर्वाह प्राप्त किया था। निर्वाह का मतलब हम आप लोग को बता चुका हूँ भली भांति। तो कुशीनगर नहीं होगा, श्रावस्ती नहीं होगा, सारनाथ नहीं होगा, ये धर्म परिवर्तन का जगह है। लुम्नी ये जन्म स्थान है। कुशीनगर भी है उपदेश का, श्रावस्ती भी में भी सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, ये है ही नहीं। तो ये होगा बोध गया, बोध गया, बोध गया होगा, बोध गया से ये प्राप्त हुआ है, इतना आप याद रखना। और शायद डिस्कशन दिया होगा इसका, तो आप डिस्कशन पढ़ लेना। हाँ, डिस्कशन दिया है यहाँ पे, देखो। बौद्ध धर्म के सांसारिक दुखों के मुक्त और दुख निरोधक को ही निर्वाह माना जाता है, जिसे मैंने बता चुका हूँ। बुद्ध को सांसारिक दुखों का मुक्त करना यानी निर्वाहन प्राप्त करना समय प्राप्त हुआ, और जो कि बोध गया में ये प्राप्त हुआ, देखो है ना। इस बात को याद रखना, इसको बहुत बार मैंने पढ़ा हूँ, इसलिए याद है यार। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? गणतंत्र में हुआ है, ये वल्लभ में हुआ है। आगे क्वेश्चन बन चुका है। देखो, क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए बोलता हूँ कि एक बार 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 पढ़ो ना। यदि एक क्वेश्चन आपको मन में बेहतर रहेगा ना, तो ये हमको पूर्ण विश्वास है कि दूसरा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। यदि देखो, सपोज 150 क्वेश्चन आता है, 150 में यदि आप 100 क्वेश्चन मारने वाले हो, 100 क्वेश्चन मारने वाले हो, तो ये फिक्स है कि आप 100 में 135 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन आप मारोगे। क्योंकि पता है, यदि 100 क्वेश्चन आपको कन्फर्म पता है, तो 25 तो ऐसे ही चले जाएगा आपका सही। कोई नहीं रोका इस धरती पर आपको, सिंपल बात यही है यार। तो ये क्वेश्चन जब याद रहेगा, तो इससे आप क्वेश्चन क्या बताए बनाएगा, सोचने का तरीका देखो ना, आप क्वेश्चन कहाँ से देगा बनाएगा। सबनियर परिवर्तन है, महापरिनिर्वाण पे 3 गो 4 गो है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्था क्या है, मंदिर अवस्थित क्या है, कुशीनगर में है। घटना चक्र होगा, आप लोग खुद उसको रीड मार देना, मतलब इसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्कस को रीड मारना अच्छा बात नहीं होगा मेरे लिए,
क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है। महापरिनिर्वाण और जो वर्ड आता है उस वर्ड को तो हम बता ही दे रहा हूँ। स्थापना भरते देखो यहाँ पे एक देख लेना, मूर्ति बुद्ध का जो मैंने उत्खनन द्वारा प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व के बौद्ध धर्म के सबसे प्रतीक मंदिरों में से एक माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, 14 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से था। कौशल कथा, मगध कथा, गंधार कथा और अवंती कथा। ये पार्ट में आपको देखो, ये फॉर्मेट आपको बीपीएससी में ज़्यादा मिलेगा अभी प्रेजेंट में, क्योंकि इस बार का बीपीएससी ये 67th वाली बीपीएससी 10th, इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा और 68 में भी मिलेगा। आप इस चीज़ से वाकिफ हो जाइए प्लीज़, क्योंकि मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मज़ा आता है। और आईएएस का क्वेश्चन है 2014 में, और ये आईएएस में तो अभी इतना ज़्यादा मतलब टफ आ रहा है, टफेस्ट क्वेश्चन बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन यही फॉर्मेट में आता है। इस फॉर्मेट को जो पकड़ा समझा तो, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया है, चारों लगभग लगभग सही है, तो आपको चुनना ही चारों में होगा कौन आगे पीछे कौन क्या होगा। तो अवंती नहीं हो सकता है ना, ये बोल रहा है किसका संबंधित बौद्ध के जीवन से। जीवन का बात है, अवंती कहीं हुआ? गंधार, मगध। आप एक बात देखो, मगध है जीवन के आधार। मगध हमारा बिहार ही है ना, बिहार मगध में ही ना, पटना के आसपास का इर्द गिर्द की बात है। तब रही बात कौशल का भी है, गंधार तो है। 3 और 4 होने का संभावना पूरी है, 3 और 4। आप ऐसे डिस्कस देख लेना और आंसर भी देख लेना। सी है ना, सी है, ये बात है। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में वो जनपद था कौशल एवं मगध। महाजनपदों का संबंधित बुद्ध जीवन के गौतम बुद्ध ने अपनी भिक्षुओं के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कोल्य दोनों राज्यों में भ्रमण किया है। ये बात देखो 2 बार आईएएस में 14 और 15 दोबारा रिपीट कर दिया। अरे क्वेश्चन देगा कहाँ, बोर्ड का औकात कहाँ है क्वेश्चन देने का? जो आप पढ़ रहे हो वही वो सोच रहा है। सिंपल बात यही है, इतना याद रखो, अपने आप पर हौसला रखो, अपना हौसला बुलंद रखो यार, इतना याद जीवन में रखो। आप अपने आप को एकदम मजबूत करो, हौसला पूरा बुलंद रखो। कहता है तू हंस, तो मुस्कुरा, तो रोना कम कर दे, और तू जिंदगी जिंदा है और जिंदगी का नाक मातम कर दे। ये बात आप लोग याद रखना। 4 बजे उठो ना, 3 बजे उठो ना, सॉरी 5 बजे उठो ना, नहीं ज़्यादा उठ पाते हो। पढ़ाई है, कोई नौटंकी नहीं है। पढ़ाई एक तपस्या की रूप होती है। जितना गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा दिया, कितना तपस्या करने के बाद उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी तरह आप लोग पढ़ोगे तो नॉलेज का विकसित होना इस धरती पर कोई नहीं रोका है। और गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की तक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से? देखो देख लेता हूँ। सुभोज, सुभोज, सुभोज याद रखना आप, सुभोज। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करूंगा कि इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट हम पढ़ाने वक्त शायद समझाए थे नहीं, पता नहीं, हम सस्पेंशन में, इसलिए अभी समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंदी के यहाँ रुके थे। ठीक, पहुंचे थे चुंदी के यहाँ, चुंद के हैं, और शुकर मादवा भोजन सामग्री करवाने, यानी शुगर मादवा यानी शुगर का मांस होता है, शुगर का मांस होता है। क्योंकि चुंदी को ये पता नहीं था, गौतम बुद्ध का खान पान के बारे में नहीं पता था, और वो बनाया था मांस मदिरा खाते हैं नहीं खाते हैं। गौतम बुद्ध तो पूर्ण रूप में शाकाहारी था, और अचानक उसके पेट में मतलब वो खाए मांस तो उसको डिहाइड्रेशन हो गया। मतलब डिहाइड्रेशन बोला जाए तो पैखाना, मतलब वो पूरा लूज मोशन हो गया, माइंड काम नहीं करने लगा, मतलब कोई भी तरह से शरीर उसका अस्तित्व में नहीं रह पाया। जैसे शराब पीने के बाद सेरिबलम झिल्ली जो होता है खोपड़ी पीछे, वो झिलमिल करने लगता है, हिलने लगता है, पूरा एक पतली झिल्ली होती है जो कि हिलने लगता है पूरा सेरिबलम। तो उसी तरह आदमी टगने लगता है,
उसी तरह उसका वो आदत हो गया, क्योंकि जो आदमी भाई पूर्ण रूप से शाकाहारी है और सब दिन, और उसको एक बार मांसाहारी कर दो, उसके लिए तो बहुत जहर के मुकाबला हो गया। वो करा दिए थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था, उस वजह से उनका मौत हो गया था। यही पाठ हमको समझाना था और कोई बात नहीं। सुरकोदा मादा शुकर मादा भोजन करा दी, यानी शुगर का मांस भोजन करा दी थी। ये पॉइंट नहीं, शायद हम नहीं बताए थे, तो आप इसलिए अभी बता देता हूँ, और इस चीज़ को आप याद रखना इस समय में। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? शुभोदा ही था, आपको मैंने वही बता दिया हो, शुभोदा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ये आप लोग को अच्छे से पता है कि वैशाली, वैशाली, वैशाली में। निष्कर्ष नहीं बताऊंगा। और निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत के निर्वहन की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये तीक्ष्ण रूपी अग्नि का समान, तीक्ष्ण रूपी अग्नि का समान, बहुत ज़्यादा तपस्यावादी था, आप पढ़ लेना। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम गौतम बुद्ध का पहला गुरु थे, ये बात आपको पता है। बुद्ध का एक गुरु थे, याद रखना, पहला गुरु। दूसरा तो शायद राम करके कुछ मैंने बताया था ना, हाँ, वो भी मिल जाएगा, टेंशन आप मत लो। तो महात्मा बुद्ध ने अपने पहला धर्म धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो आंसर इसमें ढका हुआ है, आप लोग बता सकते हो यदि चाहो तो, लेकिन नहीं, हम बताते हैं सारनाथ में हुआ है। कितना बार तो क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन देखो आपके कितना बार रिपीट कर चुका है। देखो यूपी पीसीएस मेंस में, बीपीएससी में, पीसी में, इतना में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। देखिए इसमें बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, क्योंकि धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म का परिवर्तन करना और सारनाथ में दोनों एक ही जगह हुआ था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बौद्ध ने दिया था, महात्मा बौद्ध ने दिया था, महात्मा बौद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध का चैप्टर चल रहा है तो गौतम बुद्ध ही देगा। और दूसरा मुनि या तपस्या का कहाँ से आ गया इसमें बातें? नंबर 1 पॉइंट, गौतम बुद्ध का अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये देखो आप, इसलिए बोलता हूँ एक बुक पढ़ो और बार बार पढ़ो, एक बुक पढ़ो बार बार पढ़ो, मेरा विश्वास रखो। हम आईएएस का स्टूडेंट है और इसी तरह आईएएस पढ़ता है, और जो भी बीपीएससी सक्सेस करता है ना, इसी तरह। जो ऐसा नहीं पढ़ता है सक्सेस नहीं कर पाएगा। एक ही चीज़, बहुत सारे बुकें नहीं पढ़ा जा सकता है, हम भी मनुष्य हैं, एक ऐसी प्राणी है जो कि सब नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक ही चीज़ को पढ़ पढ़ के सारे चीज़ ग्रहण किया जाता है। हजारों के संख्या में बुक पढ़ के मैं सब चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, ये फैक्ट बातें हैं। लेकिन ये भी सच बातें हैं कि मैंने एक ही चीज़ को पढ़ के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ग्रहण कर सकता हूँ, इतना आप याद रखना। और नॉर्मली एग्जाम के लिए ये इनफ है। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है, ये बात ग्रंथों में कितना नंबर क्वेश्चन है, शायद 24 होगा। हाँ, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है, तो कौन सा है? सिंपल बात है, धर्म चक्र परिवर्तन की बात हो रहा है, और प्रथम उपदेश वही दिए थे महात्मा बुद्ध सारनाथ में। तो यहाँ पे देखो, उनका बुद्ध का दर्शन नहीं, गलत बात है, उनके धार्मिक स्थल ने सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है, इतना याद रखना। एकदम साफ आप स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया, तो फिर दिक्कत क्या है? मिनिमम आंसर है। देखो यूपी लोअर के एग्जाम में पूछ चुका है, लोअर, अब जो सिविल कोर्ट का आता है उसमें भी पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता। धर्म चक्र परिवर्तन, देखो फिर क्वेश्चन है, सारनाथ है यार। क्वेश्चन जब बना लोगे ना 4 बार तो रिपीटेशन होता है, और रिपीटेशन होने के बजाय आप इसे याद हो जाएगा। क्वेश्चन याद करने का जरूरत नहीं, प्लीज रटना छोड़ो, पढ़ना सीखो, और पढ़ते रहोगे बार बार। जब एक चीज को रिपीट करेंगे तो क्यों नहीं। आप सपोज जो मान लिया जाए, किसी को मार्केट जाते हो ना, कमेंटबाजी चलता है ना, तो एक नज़र देखते हो और वही कोई आपको कल मिल जाए, कल कोई बकलोली मिल जाए आपको, तो आपको लगेगा कि अरे इसको कल देखे थे, ये कमेंट किए थे, कितना यादें रहता है बातें। तो उसमें आप अपने को रियलाइज करो कि उसमें मेरा दिमाग क्या फोकस से रहता है यार।
मतलब गजब का फोकस रहता है और वो कुछ याद नहीं रहता है। उसी तरह पढ़ाई में तो नहीं हो सकता है किसी का ऐसा फोकस, लेकिन हम एक बात बोलते हैं तो बार बार आप पढ़ोगे। सपोज 10 बार बौद्ध धर्म को आप बना लिया, सॉरी 10 बार बना लिया, तो क्या क्वेश्चन नहीं याद रहेगा? मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ याद रहेगा रहेगा रहेगा। नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है हर एक जगह है, आप बेहिचक फ़ोन करके आप बोलना हमको। तरीका क्या होता है, सलीका पढ़ने का क्या होता है, सलीका वो मैं बताऊंगा, और कैसे क्वेश्चन याद रहता है वो मैं बताऊंगा। कुछ बच्चे का कमेंट आया था, थोड़ा मैं गड़बड़ जा रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोग को, क्योंकि मुझे आपने बताया, और धन्यवाद भी। और माफ़ी चाहता हूँ। इसी तरह कमेंट करके मुझे बता दिया कीजिए कि सर यहाँ पे, सॉरी सर नहीं भैया, कॉल में भैया, कि भैया ये गड़बड़ है, ये आप सही करना है, मैंने करो। कोई ऐसा टीचर महान से महान नहीं है, क्योंकि वो अपने से सीखा है। क्योंकि बच्चों का बताया पर ही चलता है। क्योंकि बच्चा किस डायरेक्शन में मुझे नहीं पता यार, किसी को नहीं पता होता, कोई भी टीचर हो उसको नहीं पता होता है। तो इसलिए मैं बताऊं कि आप लोग बताओगे तो मैं अच्छे डायरेक्शन में चलूंगा, और आप लोगों की अकॉर्डिंग चलूंगा। आप लोग जो चाहोगे वो मिलेगा, प्लीज़ ऐसा मत करना। मेरे पास नोट्स है, फ्री में है, और आप लोग फ़ोन करके ले सकते हो। बस आपको पीडीएफ फॉर्मेट कर दूंगा, आप उसे निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्वेश्चन भी मैंने बनाया हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का, तो वो क्वेश्चन आप पहले निकलवा लेना, उसके बाद क्वेश्चन रख के पढ़ना तो बेहतर होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। देखो, सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश मैंने शुरू में बताया, श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में दिए, क्योंकि वैशाली में ही सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में ही बर वर्षा ऋतु के समय रुकते थे। शायद देख लेते हैं डिस्कस पढ़ के। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल्य राज्य में रहते थे, और यहाँ की राजधानी श्रावस्ती, कौशल में रहते थे। यहाँ की राजधानी कैपिटल CAP से आप इसे इंडिकेट कर सकते हो, श्रावस्ती था। और सबसे ज़्यादा उपदेश वहीं दिया। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में हुए थे? उदयन के राज्यकाल में हुए थे। डिस्कस पढ़ना। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्षता किसने की थी? तो ये महाकाश्यप द्वारा किया गया था, इतना याद रखना आप। तो देखियो 29-30 को हो गया, और 32 मिनट भी हो गया। शायद आप नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग और बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ लेना। यदि कमेंट में करोगे सर फुल डिस्कस करें, तो फुल करा दूंगा। लगभग जितना टाइप का पढ़ाए हैं सब क्वेश्चन मैंने लगभग डिस्कस करा दिया, और जो भी अब बचा है ना, तो वो पार्ट बचा है कि क्वेश्चन रिपीटेशन वाला होता है। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको डिस्कस नहीं कराया है, ये बता दो। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालक निम्नलिखित में से किस एक ने किया है? ठीक, ये महाकाशी ने पढ़ा है। देखो वही रिपीटेशन क्वेश्चन आ रहा है, आप इसे बेहिचक पढ़ सकते हो। सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा के बारे में हम कल भी बताया, नहीं सॉरी, जो लेक्चर दिया 2 दिन लेक्चर में बता चुका हूँ। सप्तपर्णी गुफा है कहाँ? राजगिरी में। ये बात आप देखना, मेरे लेक्चर में मिल जाएगा, मेरे नोट्स में। आपको बिलीव नहीं हो रहा, राजगिरी में आपको मिल जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। पहली बौद्ध संगीत हुई थी। अब पहला बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, ये बात आपको भली भांति है कि देखो आंसर नहीं है देखे ना, तो फिर बता सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है, और हमको लग रहा है आप लोग भी प्लीज़ जब पढ़ोगे तो याद रहेगा ही रहेगा यार। ऐसा नहीं है कोई माइंड से बाहर जा सकता है, हम भी मनुष्य हैं। ये तो आप देखना क्वेश्चन नंबर 31। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण कब? हाँ, तो राजगीर, सिंपल बात है, राजगीर। आप ये बात याद रखना। हमारा नरेंद्र मोदी है, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनके पास उतना ही दिमाग है, चाहे एक वरिष्ठ अधिकारी है, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, यानी एक IAS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेटी का आदमी है, कोई ब्यूरोक्रेटी का आदमी है। जस्ट लाइक टू, मतलब आई मीन कि मैं जिसका तैयारी करता था, ब्यूरोक्रेटी क्या हूँ, करता नहीं था, क्या हूँ, और देखो प्रयास में लगाऊँ, नहीं पता क्या होगा आगे। लेकिन तो ब्यूरोक्रेटी उसके पास भी उतना ही दिमाग है जितना एक टी ग्रुप बिहार पुलिस मद निषेध के पास के बच्चा है। बस उसे सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो गलत डायरेक्शन में चले जाता है। प्लीज़ इस बात को याद, क्योंकि बहुत बच्चे 100 में मुझे 95% बच्चे ऐसे मिले जो बोलता है कि 10वां के बाद भैया मैंने खुद ही अपना रास्ता चुना, खुद ही, कोई बताने वाला ही नहीं। हम आज से सबका भैया, प्लीज़ इतना याद रखना।
और मेरी बस चले तो मैं पूरे भारत देश में निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। कुछ समय है, इतना याद रखना आप। लेकिन जब भी उभरूंगा तो पूरे भारत देश में मेरा उद्देश्य ही बन चुका है, मैं निःशुल्क शिक्षा दूंगा। मुझे और कोई लोभ नहीं है, प्लीज़ इतना याद रखना आप लोग। मैं अपना टाइम वेस्ट करके आप लोगों को कर रहा है, मेरा इंटरव्यू भी है, ये बात आप लोग को भली भांति पता है। लेकिन तब फिर भी मैं क्यों दे रहा हूँ समय? नहीं चाहिए। पहले आप लोग देश का भविष्य हो। मद्य निषेध, बिहार पुलिस, टी ग्रुप, जो भी हैं आप लोग, जो भी एग्ज़ाम देते हैं, दरोगा, बीपीएससी, वो लोग आप लोग ज़्यादा बेटर काम करिएगा। हमको पूर्ण विश्वास है आप लोगों पे। तो इसलिए यार आप बेहतरीन रहिए। आप अच्छे रहेंगे, हम भी अच्छे रहेंगे। देखो देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले 35 कर देते हैं। 35 में है, किस शासक के काल में चतुर्भुज संगीत का आयोजित किया गया था? ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, आईएएस और आरएएस में, दोनों में पूछा हुआ है। तो कनिष्क के शासनकाल में चौथा भूज संगीत कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ है। आप लोग और देख लेना, उतना और कुछ है नहीं क्वेश्चन में दम। तो यही क्वेश्चन फिर यहाँ पे रिपीट किया है। तो आप लोग घटना चक्र लेना जरूर प्लीज़। घटना चक्र नहीं लोगे तो बेकार। 2 रुपया यहाँ देखते हैं कि साला एक लड़का था, एक लड़का बोला चिकन खाते हैं, और वो बोला पैसा नहीं पुरता है भैया, हमसे भूख ले लिया। और उसके बाद वो देखते हैं चिकन खा रहा है, सप्ताह में 3 बार खा रहा है। हमसे पैसा लेने के बाद सप्ताह में 3 बार, ऐसा मत करना आप लोग। पहले बुक, खाना बाद में। और बेहतर खाना खाओ, थोड़ा अच्छा खाओ। अरे 4 साल रहने के बजाय 2 साल रह के पढ़ो ना यार, हो जाएगा काम क्लियर। 1 साल पढ़ो ना यार, मेरा बात फॉलो करो। हम गारंटी देते हैं 6 साल 1 महीना में यदि सक्सेस ही नहीं मिला ना, तो फिर तुम बोलना हमको यार। जो पढ़ा रहा हूँ बस उतने, क्योंकि इससे ज़्यादा इनफ कुछ आएगा नहीं आपके साथी में। क्वेश्चन तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा होगा, समझे ना, लगभग 100 होगा। तो मैंने कर दिया हूँ 35-40 को, तो 35 को 33 को, तो आप और देख लेना। अब बोलोगे फुल करवा दीजिए भैया, तो फुल करवा दूंगा, क्योंकि 37 मिनट का वीडियो भी बन चुका है। और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे जो बच्चे कमेंट किए थे, जो हमसे गलतियाँ हुआ, उसको सुधारने का प्रयास करता हूँ। एक 80 देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बना हुआ था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इतना याद रखना। तो अब जैसे ऑप्शन दे दे, गंधार शैली, मथुरा चलती शैली, गुप्त शैली, मौर्य शैली, तो मैंने आपको बता चुका हूँ इस बात को। और बीपीएससी 66 में ये पूछ चुका है क्वेश्चन, वो याद रखना। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुआ, ये बात होता है। गंधार शैली ऑप्शन 1 नंबर रहेगा। दूसरा नंबर हो उसके मथुरा शैली, तीसरा नंबर मौर्य शैली, और चौथा नंबर गुप्त शैली, ऐसा हो। और ई नंबर दे दे, आप तो जानते हो बीपीएससी में देता है एक। तो ई नंबर, तो आप बेहिचक मार देना उपरोक्त में से सभी, क्योंकि उपरोक्त मौर्य शैली से प्राचीन, सबसे प्राचीनतम मथुरा शैली से हुआ था। ठीक, सबसे पुराना मैं लेक्चर में बता दूंगा, और सबसे ज़्यादा गंधार शैली से हुआ था, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन बने, ठीक। तो अब मैं कहता हूँ, देखिए, गुड मॉर्निंग, अभी वीडियो अपलोड करूँगा। सरो, फिर से वही लाइन, तू हंस तो मुस्कुराओ तो रोना कम कर दे, तू हंस तो मुस्कुराओ तो रोना कम कर दे, और तुम जिंदा है जिंदगी का नाक मां दम कर दे। अरे क्या है समय, तुम्हारे सामने कोई परिस्थिति माथा दर्द देता है, वो मेरा भ्रम है, मेरा आत्मा से पूछो। जिंदगी का चले जा रहा है यार, शरीर को मत देखो, पढ़ाई करो प्लीज। जय हिंद, जय भारत।